जा रहे हैं जिसमें दो टर्मोलॉजी हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, कौन सा वंशागति और भिन्नताएं। जिसमें पढ़ाते समय हमने आपको बताया कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति मैंने बताया कि जब पैतृक से जो लक्षण जीरो द्वारा उनके संततियों में जाता है उसे हम लोग वंशागति कहते हैं। वही हमने कहा भिन्नताएं किसे कहते हैं। हमने बोला कि भिन्नताएं दो जीवों के मध्य या एक ही जाति के विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य जो असमानता है वह भिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग भिन्नताएं कहते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। हमने कहा कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति जीव, ठीक है, यहाँ तो गड़बड़ हो गया है, जीव वह भिन्नता का अध्ययन किया जाता है तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आनुवंशिकी के बारे में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति जीव भिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। थोड़ा हम लोग ग्रेगर जाटमंडल का बायोटिक देखते हैं। हम देखते हैं कि आनुवंशिकी के अध्ययन करने के लिए उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसका इनका जन्म जो है 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। आपको पता भी है कि ये पादरी के रूप में एक चर्च में काम करते थे और वहीं पर वो एक उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटावे पर उन्होंने अध्ययन किया, अथक प्रयास किया और उस अथक प्रयास से आगे चलकर उन्होंने एक आनुवंशिकी परिकल्पना दिया जो आज के दौर में लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समझा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आनुवंशिकी का अध्ययन पाइसम सेटावे पौधे पर किया गया। 1857 में मेंडल्स ने मटर के पौधे का 7 विपरीत लक्षणों को लिया था। उन्होंने, आपको पता है कि जब मेंडल्स मटर को वो जब अपना प्रयोग के लिए जब ले रहे थे तो उनके दिमाग में दो चीजें चल रही थी। क्योंकि पहला ये चल रहा था कि ये एक छोटी लेंथ की पौधा होती है जिसमें एक से अधिक रंग के फ्लावर्स भी आते हैं और एक से अधिक रंग के उसमें फली भी लगते हैं और वह स्वपरागण भी हो सकता है और उसको बड़ी आसानी से कृत्रिम परागण कराया जा सकता था। इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना था और वो आपको पता है वो उन्हीं 7 विपरीत लक्षणों को उन्हीं में से उन्होंने चूज किया था जो आगे उनका अध्ययन में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे हम देखते हैं कि 1865 में मेंडल्स ने अपनी परिकल्पना को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत किया था और 1866 में मेंडल द्वारा अपनी पादप संकरण प्रयोगों को प्रस्तुत किया, परंतु इनके निष्कर्षों को कई वैज्ञानिकों ने ठुकरा दिया या यूं कह लीजिए उसको नकार दिया। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी एक छोटी सी लाइफ केवल दिए थे जिसमें पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंट जिसे हम लोग हिंदी में प्रभावता का नियम कहते हैं। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा जो था सबसे महत्वपूर्ण जो उनका नियम था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट था जिसे हम लोग हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उन्होंने इन 3 जो है नियमों को अपने निष्कर्षों के माध्यम से उन असेंबली में प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उनके उस परिकल्पना को कई वैज्ञानिकों ने नकार दिया। अंततः उनकी 62 वर्ष की उम्र में 62 साल की उम्र में 1884 में एक भयंकर बीमारी जिसे हम क्रोनिकल किडनी रोग कहते हैं, इनके द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। और इस टॉपिक में बहुत से टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, आनुवंशिकी शब्दावली है जिसे हम लोगों को वन करके इसके बारे में टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना है, जो आगे मुझे इस टॉपिक को समझने में पढ़ने में बहुत योगदान मिलेगी। जैसे आपको पहला एक शब्द मिलेगा फैक्टर या कारक, जो जिसे परिकल्पना के दौरान जब उन वैज्ञानिकों के सभाओं में वो अपनी परिकल्पना के द्वारा जब वो बता रहे थे कि कारक ही एक ऐसा शब्द है जो माता पिता से उनके बच्चों में गुण धर्म लक्षण को ले जाता है, लेकिन उस कारकों को सही से परिभाषित उस दौर में मेंडल साहब नहीं कर पाए, जो कि उनकी एक कमी थी। उनका एक उस दौर का समझ लीजिए कि एक ऐसा कमी था कि जो पूरा नहीं हो पाया। और इसी तरह से हमारे इस टॉपिक्स में जीन फिनोटाइप जिसे हम लोग जीन रूपी कहते हैं और जीनोटाइप फिनोटाइप और कई ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग पढ़ेंगे, संकरण हाइब्रिड, जो कि आगे टॉपिक में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए।